नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हिंदी साहित्य के 3-4 क्लास हमने डाले हुए हैं। बिहार पीसीएस का संपूर्ण सिलेबस कवर है हिंदी साहित्य का, मेंस का, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने दोबारा से हिंदी साहित्य की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, धैर्य बनाकर देखते रहिएगा। आपको हिंदी साहित्य के धीरे धीरे ही सही पर समझ सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक करते चलें, अपने मित्रों को शेयर करते चलें। हमारा आज का टॉपिक है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल मेन टॉपिक है आदिकाल। इसके नामकरण पे बात करते हैं। चूंकि हम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पढ़ा रहे हैं, तो हम कुछ नाम हैं जो कुछ नाम दिए हैं अलग अलग राइटर ने। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहला नामकरण का प्रयास किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसने प्रयास किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इन्होंने क्या नाम दिया था आदिकाल को? इन्होंने कहा था आदिकाल को चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल। इसके बाद दूसरा नाम आता है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु। और मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। मिस्र बंधुओं ने इसे क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल। द्विवेदी जी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी। आदिकाल की संज्ञा दी। पर कुछ और नाम भी हैं जो अलग अलग राइटर्स ने, इनके अलग अलग आलोचकों ने आदिकाल का नामकरण किया। आप वो भी जान लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में तो पूछ ही दिया जाता है, और डिस्क्रिप्टिव में भी अगर आप वो नाम देंगे तो आपका क्वेश्चन और प्रभावी होगा। अगला नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी एक बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। इन्होंने बीजप्पन काल कहा। क्या कहा? बीजप्पन काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल व चारण काल नाम दिया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल नाम दिया। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल बताया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरगाथा काल। ये इतने नाम हैं जो आदिकाल के अलग अलग राइटर ने अलग अलग रखे हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, और डिस्क्रिप्टिव के लिए कम से कम 4 नाम तो आपको याद रखने ही है। अगर ये भी रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे आदिकाल के नामकरण की समस्या पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे भी देख लीजिएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो आदिकाल का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, मिस्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, और शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा, द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजप्पन काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा। लेकिन सर्वमान्य जो नाम है वो है द्विवेदी जी के दिया हुआ आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया सर्वमान्य नाम है आदिकाल। तो ये आदिकाल के नामकरण जिन राइटर्स ने किए वो थे, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। इसके बाद अगली बहस होती है नामकरण के बाद कि हिंदी का प्रथम कवि कौन था। आदिकाल का प्रथम कवि या हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन था, ये बहस नामकरण के बाद अगली बहस इस पे होती है। तो हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद
हम अगला शुरू करते हैं। आदिकाल के प्रथम कवि के बारे में जो बहस है उसमें ये कुछ नाम इम्पोर्टेंट है, आइए इनको समझ लेते हैं। इसके बाद ये एक बेसिक बहस है जो खास तौर से कभी कभी आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए भी, और जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वो सारे नाम इम्पोर्टेंट हैं जो आदिकाल के नामकरण के हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस आलोचक ने किस कवि को हिंदी साहित्य का या आदिकाल का प्रथम कवि माना। इसके बाद हम मूल टॉपिक पर आएंगे, आदिकाल का परिवेश और उसकी विशेषताएं, आदिकाल की क्या विशेषताएं थी, इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड, इनका दोनों नाम मिलता है, कहीं पुष्य कहीं पुंड, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो वो पुष्य या पुंड है। लेकिन ये सर्वमान्य नहीं है क्योंकि इनका उल्लेख मात्र मिलता है पुष्य या पुंड का, इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। चूंकि रचना उपलब्ध नहीं है तो ये कवि प्रथम कवि हिंदी के थे नहीं थे, संस्कृत के थे, उर्दू के थे, या अपभ्रंश के थे, या भट्ट के थे, किसके थे किसी को कुछ पता नहीं है। बस शिव सिंह सेंगर ने कहा है, इनका एक उल्लेख भर मिला है, पर कंफर्म नहीं है कि पुष्य या पुंड हिंदी साहित्य के प्रथम कवि थे या नहीं थे। लेकिन अगर नाम देके पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि डॉक्टर शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य या पुंड हिंदी के प्रथम कवि थे। राहुल जी के अनुसार 7वीं शताब्दी में ही उत्पन्न सहरपाद नाम के कवि को इन्होंने प्रथम कवि माना। क्या नाम है? सहरपाद। ये बौद्ध कवि हैं और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने? राहुल जी ने। ज्यादातर ने भी यही माना, लेकिन राहुल जी ने इसे माना। और इनका ये सहरपाद कौन थे? ये 84 सिद्धों में से एक थे, यानी कि सिद्ध कवि थे। और इनकी जो रचनाएं थी उनमें अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया था। अपभ्रंश का जो साहित्यिक रूप था वो इनकी रचनाओं में छूट गया था, और बोलचाल की जो भाषा होती है यानी कि आरंभिक हिंदी का प्रयोग दिखाई देता है। सहरपाद की रचनाओं में अपभ्रंश का प्रयोग छूटकर किसका प्रयोग मिलता है आपको? आरंभिक हिंदी का प्रयोग दिखाई देता है। इस आधार पर इन्हें प्रथम कवि माना जा सकता है हिंदी का। अन्य विशेषताएं इनकी हैं, जैसे वर्ण विषय व चेतना की दृष्टि से भी इनका काव्य भक्ति काल का बीजांकुर दिखाई पड़ता है। लगता है जैसे भक्ति काल में जो रचनाएं हुई उसका बीज सहरपाद की कविताओं से होकर मिलता है। तो एक विशेषता ये भी है, ये सहजयान के प्रवर्तक थे। जो बौद्ध धर्म की शाखा थी सहजयान, उसके ये प्रवर्तक थे। शैली के आधार पर भी इन्हें प्रथम कवि कहा गया क्योंकि इन्होंने दोहा और पदों का प्रयोग किया, और दोहा बाद के कवियों की सर्वप्रिय शैली थी। दोहा शैली का प्रयोग बाद के भक्ति कवियों ने बहुत ने किया। बिहारी ने किया, कबीर ने किया, रहीम ने किया, तुलसी ने किया, सभी ने दोहा का प्रयोग बहुत किया। और पद का भी प्रयोग लगभग सभी कवियों ने, इनके बाद के भक्ति काल के कवियों ने किया। तो शैली के आधार पर भी इन्हें पहला कवि माना जा सकता है। किसको? राहुल जी के अनुसार सहरपाद को। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये जैन कवि थे, जैन कवि। तो ये नाम है, चूंकि ऑब्जेक्टिव में ये नाम शायद पूछ लेता है कि शालिभद्र सूर को किसने प्रथम कवि माना हिंदी का, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, या गणपति चंद्र गुप्त का नाम देके पूछ लेगा, या राम कुमार वर्मा का, या शिव सिंह सेंगर या राहुल जी का नाम लेकर आपसे प्रथम कवि के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और डिस्क्रिप्टिव में आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आप अगर कहीं देना चाहें तो ये नाम दे सकते हैं। तो ये तो था नामकरण और प्रथम कवि की बहस। इसके बाद हम पढ़ेंगे आदिकाल का कैसा परिवेश रहा, उस परिवेश का क्या प्रभाव पड़ा साहित्य पर, और किस प्रकार का साहित्य आदिकाल में रचा गया। क्योंकि साहित्य रचनाओं में परिवेश का ही प्रभाव पड़ता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। शुक्ल जी ने कहा है जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो चूंकि समाज का और परिवेश का प्रभाव साहित्य पर पड़ना
स्वाभाविक ही है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन अगला वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सारे वीडियो देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।